अब बच्चों अगले एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, चौथे एप्लीकेशन पर। तीसरा एप्लीकेशन हमने सीखा किसी राशि के दो भिन्न भिन्न पद्धति के मात्रकों में संबंध स्थापित करना। यह संबंध स्थापित करने वाली बात हमने सीख ली। अब चौथे अनुप्रयोग पर आ रहे हैं। फोर्थ है दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, दिए गए समीकरण के सत्यता की जांच करना। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या सीखना है? विमीय समांगता का नियम। हमको ये एक नियम सीखना है इसमें, इसे बोलते विमीय समांगता का नियम। ठीक है, अब इस नियम के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे समझे। यह नियम कहता है किसी भी सही समीकरण के प्रत्येक पद चाहे वह पद लेफ्ट हैंड साइड LHS में है या राइट हैंड साइड RHS में, कहीं पे भी हो, किसी भी सही समीकरण के प्रत्येक पद, चाहे वह पद लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वह पद राइट हैंड साइड में हो, का विमीय सूत्र समान होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहां पर m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब ऊंचाई, v का मतलब चाल, I का मतलब जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग। यहां पर m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब है ऊंचाई, v का मतलब है चाल, I का मतलब है जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग। ठीक है, अब अगर यह सूत्र है और यह सूत्र सही है तो सही तब होगा जब इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जितने पद आ रहे हैं प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा हो। ठीक है, तो ये संपूर्ण समीकरण 4 पदों से मिलकर बन रहा है, जिसमें से एक पद कुल यांत्रिक ऊर्जा लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 पद राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, तो इसमें कुल मिला के 4 पद हैं। तो पहला पद है कुल यांत्रिक ऊर्जा, यह पहला पद है। दुनिया की कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL²T-2, ये तो आप जानते हैं। इसमें दूसरा पद है बच्चों mgh, जिसमें m द्रव्यमान है, g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण त्वरण है, त्वरण है मतलब वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, यानी LT-2,
और h ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब लंबाई है, तो इंटू एल, तो ये बन जाता है ml² t-2। आप देख सकते हैं पहले और दूसरे पद का विमीय सूत्र एक जैसा है। अभी तीसरा पद ले लेते हैं, हाफ mv²। हाफ mv² गतिज ऊर्जा का पद है और हाफ संख्या है, और संख्या में न तो द्रव्यमान है, संख्या में न तो लंबाई है, और संख्या में न तो समय है, तो यह विमाहीन राशि है हाफ, इसलिए विमाहीन होने की वजह से m⁻0 l⁻0 t⁻0 लिखा, इंटू मास, मास की जगह m, चाल, चाल मतलब दूरी बटे समय, लंबाई बटे समय का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के बन जाएगा m की पावर केवल 1 है, l की टोटल पावर 2 है, और t की टोटल पावर है -2, तो ml² t-2। अभी तक आप देख सकते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे इन सभी पदों का विमीय सूत्र एक जैसा आ रहा है। अब चौथा और अंतिम पद चेक करना है। अंतिम पद है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस पद को चेक करते हैं। हाफ विमाहीन संख्या है, m⁻0 l⁻0 t⁻0। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणित त्रिज्या का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणित त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या लंबाई है तो ml²। और ओमेगा कोणीय चाल है, कोणीय चाल मतलब होता है कोण बटे समय, कोण विमाहीन राशि है, m0 l0 t0 बटे समय, कोण बटे समय, कोणीय चाल का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के बन जाएगा ml² t-2। ठीक है, m⁻0 l⁻0 t⁻0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो ml² t-2। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान है। यही तो है विमीय समांगता का नियम, कि अगर कोई समीकरण सत्य समीकरण है, सही समीकरण है, तो उसके प्रत्येक पद, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हो चाहे राइट हैंड साइड में, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। हर जगह यह नियम लागू होता है। कोई भी समीकरण बनता है तो लेफ्ट में और राइट में कुछ पदों का जोड़ या घटाव होता है, कुछ पद जुड़ते हैं या कुछ पद घटते हैं। ठीक बात है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जोड़ने और घटने की क्रिया में समान विमीय सूत्र वाले पदों का ही जोड़ या घटाव संभव है। हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई ये वाला पद इस पद में जोड़ा गया है, तो जोड़ क्यों पा रहे हैं? क्योंकि इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र एक जैसा है, इसलिए हम इनको जोड़ पा रहे हैं। हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट, विमीय समांगता का नियम। इसमें एक बात और सीखने लायक है, वो भी हमको समझनी है। तो पॉइंट नंबर 3 में उस बात को अपन समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में हम बात समझते हैं कि किसी समीकरण में आने वाले त्रिकोणमितीय पद, ट्रिग्नोमेट्रिक पद, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पद इसमें किसी समीकरण में आ रहा है, त्रिकोणमितीय पद, चर घातांकी पद, अगर e की पावर, चर घातांकी मतलब e की पावर, e एक संख्या होती है 2.6 समथिंग उसकी वैल्यू होती है, तो e की पावर में कोई पद आता है चर घातांकी पद, अथवा घातांकी पद, यानी जिसमें पावर फंक्शन आता हो, पावर आती है, तो त्रिकोणमितीय पद, चर घातांकी पद अथवा घातांकी पद या लघु गुणक पद। किसी समीकरण में आने वाले त्रिकोणमितीय पद, चर घातांकी पद, घातांकी पद या लघु गुणक पद को सदैव विमाहीन पद होना
अनिवार्य है। अब इस बात को समझना, जैसे उदाहरण के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, त्रिकोणमितीय पद आते हैं। साइन किसका होता है? साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, राइट। साइन किसी एंगल का होता है, सही है, ठीक बात है, राइट। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये एक अनुपात है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण का अनुपात है। किसी त्रिभुज में लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई, इस रेशो को आप साइन थीटा बोलते हो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब अनुपात है, रेशो है, और लंबाइयों के अनुपात है। तो लंबाई बटे लंबाई है तो विमाहीन हो गया ना। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सारे पद कैसे होना चाहिए? गारंटी से विमाहीन होना चाहिए। सही बात है, ठीक बात है, राइट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी लंबाइयों के अनुपात है, अतः विमाहीन है। ठीक है ना। साइन थीटा किसी ट्रायंगल में, किसी समकोणिक त्रिभुज में लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। कॉस थीटा समकोणिक त्रिभुज में आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा समकोणिक त्रिभुज में लंब बटे आधार होता है। तो ये सारे अनुपात होने से लंबाई बटे लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कैंसल, तो ये सब विमाहीन होना जरूरी है, राइट। और साइन किसका होता है? तो साइन एंगल का होता है, एंगल भी विमाहीन राशि है। ये थीटा एंगल जो है ये भी तो विमाहीन राशि है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से चर घातांकी पद, जैसे e⁻3, तो e एक संख्या है, e एक संख्या है, e एक संख्या है और संख्या विमाहीन है, अतः विमाहीन है। और इसकी पावर में 3, तो पावर हमेशा विमाहीन ही होती है ना। किसी भी चीज की पावर, जैसे उदाहरण के लिए मीटर क्यूब, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है ना, यानी मीटर का 3 बार गुणा, राइट, सही है। सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का 2 बार गुणा, ठीक है ना। 10⁵, यानी 10 को 5 बार गुणाकार करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, सही है। तो ये जो पावर होती है, घात होती है, ये घात हमेशा एक संख्या होती है। अगर ये संख्या हुई तो उतनी बार गुणाकार होगा ना, ठीक बात है। तो इसलिए 10⁵, यानी 10 को 5 बार गुणाकार करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10 की पावर किलोग्राम, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये अर्थहीन हो जाएगा। 10 गुणित 10 गुणित कितनी बार गुणाकार करो? किलोग्राम बार गुणाकार करो, मीनिंगलेस हो गया, मतलब नहीं इस बात का। यानी यहां कोई मात्रक नहीं आ सकता, यहां पर संख्या आनी चाहिए। ये चीज गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बोलना चाह रहा हूं पकड़ में आया? जो घात होती है वो घात हमेशा संख्या होना चाहिए, क्योंकि उतनी बार गुणाकार करना है। तो घात में कोई मात्रक नहीं आ सकता, तो यानी घातांकी पद जो है वो भी विमाहीन होना जरूरी है। और लघुगुणक लॉग, लॉग भी किसका होता है? संख्याओं का ही तो लॉग होता है। log 2, log 3, log 4, संख्याओं का ही तो लॉग होता है। तो इसलिए लघुगुणक पद भी विमाहीन पद होने चाहिए। तो अगर किसी भी समीकरण में ऐसे पद आते हैं, त्रिकोणमितीय पद, चर घातांकी पद, घातांकी पद, लघुगुणक पद, तो इनको हमेशा कैसा होना चाहिए? विमाहीन होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात पकड़ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, तो उस उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 में एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, उदाहरण के लिए यदि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई सही समीकरण है तो ओमेगा व फाई के विमीय सूत्र ज्ञात करें। तो ए ओमेगा व फाई के विमीय सूत्र ज्ञात करें यदि y लंबाई है, t समय है। अब देखो ये एक उदाहरण है कि y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई सही समीकरण है, और अगर ये सही समीकरण है तो a ओमेगा और फाई के विमीय सूत्र ज्ञात करना है यदि हमको ये दिया है कि y लंबाई और t समय है। अब जरा चेक करें, साइन के अंदर जो ब्रैकेट आएगा वो ब्रैकेट विमाहीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट किसका साइन? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। साइन कॉस टैन कॉट किसके होते हैं? किसी एंगल के होते हैं, कोण के होते हैं, और कोण विमाहीन राशि होती है। इसका मतलब साइन के साथ जो ब्रैकेट है वो विमाहीन होना चाहिए। ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू कोण इज इक्वल टू m पावर 0 l पावर t पावर 0, विमाहीन राशि है, ये कोण होना चाहिए। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा टी नाम का पद, फाई नाम का पद, ये सभी कोण बनना चाहिए, और ये सभी m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, विमीय समांगता का नियम। अगर ये एक समीकरण है तो इस समीकरण में जितने पद है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए। तो फाई का विमीय सूत्र, कोण का विमीय सूत्र और ओमेगा टी का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए। तो ओमेगा टी भी कोण होना चाहिए, फाई भी कोण होना चाहिए, मतलब विमाहीन होना चाहिए। तय हो गई बात। तो फाई m0 l0 t0 फाई पता चल गया, फाई विमाहीन कोण है। ठीक है, राइट। अब ओमेगा टी की बात करेगा, ओमेगा इंटू टी, टी की जगह मैं कैपिटल टी लिखता हूं, इसका विमीय सूत्र बराबर m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। यहां से ओमेगा मिल गया, इस टी को नीचे ले आओ तो t पावर -1, ओमेगा का विमीय सूत्र मिल गया। तो ओमेगा कोण बटे समय, कोणीय वेग होना चाहिए, सिंपल है। इसका विमीय सूत्र t पावर -1, ये भी आंसर आ गया। अब साइन वाला जो पद है वो एक अनुपात है, तो ये एक विमाहीन राशि हो गई। इसका मतलब a के साथ विमाहीन राशि है, तो y और a इनका विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई में साइन ओमेगा टी प्लस फाई विमाहीन है, सही है। अतः y का विमीय सूत्र और a का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए, यानी लंबाई होना चाहिए। अगर ये विमाहीन है तो a का विमीय सूत्र वही तो होगा जो y का विमीय सूत्र होगा, और y तो लंबाई है, तो इसलिए a का विमीय सूत्र पता चल गया। तो देखो a पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, और फाई पता चल गया। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? हमने उपयोग किया इस बात का कि साइन कॉस टैन कॉट किसका होना चाहिए? कोण का, और कोण विमाहीन है। और हमने उपयोग किया इस बात का कि त्रिकोणमितीय पद विमाहीन पद होता है। तो जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये वाला पार्ट है, ये पार्ट विमाहीन होगा। सिंपल थॉट। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया आपको? ठीक बात है, राइट। पढ़ सकता हूं आगे। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो और अच्छी तरह से ये सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो जरा इन प्रश्नों को चेक कर ले बच्चों। प्रश्न संख्या 11, जरा इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं।
यदि राशि ए तथा राशि बी के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न हैं तो निम्न में से कौन सी गणितीय क्रिया सही है? यदि राशि ए तथा बी के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न हैं तो निम्न में से कौन सी गणितीय क्रिया सही है? हमारे पास राशि ए है और राशि बी है और इनके विमीय सूत्र भिन्न भिन्न है, मतलब ए और बी अलग अलग विमाओं वाली राशियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए लंबाई है तो बी समय है, या ए लंबाई है तो बी द्रव्यमान है। कुछ इस प्रकार से, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही हो, लेकिन ए और बी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इनके विमीय सूत्र एक जैसे नहीं है। तो इनमें से कौन सी गणितीय क्रिया संभव है? तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी संभव नहीं है, यह चीज संभव नहीं है, क्योंकि समान विमा वाले पदों को ही जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं 10 संतरे प्लस 5 संतरे बराबर कितने संतरे, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, अरे सर 10 संतरे में 5 संतरे जोड़े तो 15 संतरे मिल गए। ठीक है ना, आसान है। या आपसे मैं पूछूं कि 5 हाथी हैं और 3 हाथी और उसके काफिले में मिला दिए गए, तो अब काफिला कितने हाथियों का हो गया? 5 हाथी पहले से है, 3 हाथी और मिला दो, आप जवाब दे दोगे सर 8 हाथी हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 10 संतरे प्लस 5 हाथी बराबर कितने, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 10 तो संतरे हैं और 5 हाथी है, जोड़ोगे कैसे? यानी जोड़ोगे तभी जब जोड़ने में दोनों के विमीय सूत्र समान हो, दोनों के पद समान हो, दोनों के पद एक जैसे हो। क्या बात पकड़ में आ गई? तो इसलिए समान विमा वाले पदों को ही जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये चीज गलत हो गई, क्योंकि ए और बी तो समान है ही नहीं, उनके विमीय सूत्र तो भिन्न भिन्न है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। ए में से बी को घटा रहे हैं तो समान विमा वाले पदों को ही घटाया जाता है। उदाहरण के लिए 5 हाथी के काफिले में से 2 हाथी हटा दिए तो 3 हाथी बच गए, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 हाथी के काफिले में से 3 चूहे हटा दो, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि 5 तो हाथी है, उसमें से 3 चूहे घटाए तो घटाए कैसे? संभव नहीं है। संभव तभी हो पाएगा जब हाथियों में से हाथी ही घटे, चूहों में से चूहे ही घटे, यानी समान विमा वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये पहले 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी के विमीय सूत्र अलग अलग हैं। ए अलग राशि है, बी अलग राशि, जोड़ घटा नहीं सकते इनको, गुणा भाग कर सकते हैं। देखो, वेग में समय का गुणाकार संभव है, वेग गुणित समय करेंगे तो चली गई दूरी या विस्थापन प्राप्त हो जाएगा, तो वेग गुणित समय जरूर संभव है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान नाम की राशि को त्वरण नाम की राशि, दोनों के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न है, तो द्रव्यमान का त्वरण से गुणाकार संभव है और इनके गुणाकार से एक नई राशि प्राप्त होती है जिसका नाम बल है। तो गुणाकार और भाग देने में भी संभवता है। भाग कैसे संभव है? दूरी बटे समय बराबर चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी अलग राशि है, समय अलग राशि है। दूरी को चाल से, दूरी को समय से भाग दे सकते हैं और दूरी को समय से भाग देकर एक सार्थक राशि मिलती है जिसका नाम चाल है। एक और अनुभव देता हूं मैं आपको, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का विमीय सूत्र अलग है, आयतन का विमीय सूत्र अलग है, डिवाइड करना पॉसिबल है। द्रव्यमान को आयतन से भाग दे देंगे तो घनत्व आ जाएगा, विमीय सूत्र फिर और अलग हो जाएगा, नई राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी भिन्न भिन्न विमीय सूत्रों वाली राशियों को गुणा या भाग तो किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, इनको जोड़ा या इनको भाग दिया जा सकता है ना। यदि ए बराबर लंबाई, बी बराबर समय, तो ए बटे बी लंबाई बटे समय इज इक्वल टू चाल प्राप्त होगी। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई से समय को भाग दिया तो चाल मिल सकती है।
तो यानी ऐसी क्रिया संभव है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या सिंपल है कॉन्सेप्ट, बात पकड़ में आ जाती है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। यस, अब इस सवाल को देखें, यदि राशि ए तथा बी के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न है तो निम्न में से कौन सी गणितीय क्रियाएं संभव नहीं है। यदि राशि ए तथा बी के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न है, ए और बी अलग अलग विमीय सूत्र की राशियां हैं, तो अलग अलग विमाओं की राशियों का गुणा संभव है, भाग भी संभव है। तो यह संभव है, यह भी संभव है। हमें ढूंढना है तो निम्न में से कौन सी गणितीय क्रिया संभव ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ऐसी क्रिया हमको ढूंढना है। अब थर्ड है e टू द पावर a इंटू बी। क्या आपको यह पकड़ में आ गया कि फर्स्ट संभव है, ठीक है ना, पहली वाली जो क्रिया है वो संभव है, ठीक है। a इंटू बी संभव है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, यदि a इज इक्वल टू चाल, b इज इक्वल टू समय, तो चाल गुणित समय इज इक्वल टू दूरी। चाल को समय से गुणाकार करेंगे तो दूरी मिल जाएगी, तो यह संभव क्रिया है, ठीक बात है। अब सेकंड ऑप्शन a बटे b संभव है, a बटे b संभव है। अब यह क्यों संभव है, यदि a बराबर दूरी, b बराबर समय, तो इनको डिवाइड करेंगे तो a बटे b बराबर होगा चली गई दूरी बटे लिया गया समय, और दूरी बटे समय बराबर मिलता है चाल। तो यह क्रिया भी संभव क्रिया है, पॉसिबल है ये भी, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, e टू द पावर a इंटू बी, e टू द पावर a इंटू बी। यह संभव है क्या, आपका क्या सोचना है, एक बार विचार करके देखें। a अलग विमा है, b अलग विमा है, इनका गुणाकार है और e की पावर है। क्या हम जानते हैं कि चर घातांकी पद जो है वो विमाहीन होना चाहिए। किसी भी चीज की पावर जो आती है वो पावर संख्या विमाहीन राशि होती है। ये जो पावर है ये पावर विमाहीन होना जरूरी है। तो अगर a अलग राशि है और b अलग राशि है, तो आप सोच के देखें क्या इनके गुणाकार से विमाहीन राशि प्राप्त हो सकती है। क्या जवाब है आपका, सोच के देखिए। a अलग प्रकार का भिन्न मात्रक है, b अलग मात्रक है, ये दोनों भिन्न भिन्न विमीय सूत्र है, इनके गुणाकार करने से क्या विमाहीन राशि प्राप्त होगी। क्या सोच है आपकी, इसका जवाब है हां, बिल्कुल प्राप्त होगी, है ना। यह संभव है, यह संभव है यदि a बराबर समय और b बराबर कोणीय चाल। a अगर समय है और b अगर कोणीय चाल है, तो आप ध्यान से देखें, a का विमीय सूत्र हो जाएगा t और b का विमीय सूत्र हो जाएगा t पावर -1, क्योंकि कोणीय चाल मतलब होता है कोण बटे समय। कोण तो विमाहीन है, तो विमाहीन बटे समय मतलब t पावर -1। और अब a और b को गुणाकार करो, अतः a इंटू बी करेंगे तो t इंटू टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू विमाहीन राशि प्राप्त होगी। और इस प्रकार से यह संभव हो जाएगा। क्या लॉजिक पकड़ में आया, ठीक बात है। हमें यह तो कहा नहीं गया है ना कि a और b कौन सी राशियां हैं, बस हमको इतना कहा है कि a का विमीय सूत्र b के विमीय सूत्र से भिन्न है। तो देखिए a का विमीय सूत्र t है और b का विमीय सूत्र t पावर -1 है, तो ये दोनों विमीय सूत्र अलग अलग हुए ना, भिन्न भिन्न विमीय सूत्र हैं। और इन भिन्न भिन्न विमीय सूत्रों के गुणाकार से हमें विमाहीन राशि मिल सकती है। और अगर ऐसा है तो फिर थर्ड ऑप्शन संभव क्रिया में आ गया। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं। ऑफ कोर्स तो आंसर ये है। अब ये आंसर कैसे हो गया, चार में से एक तो आंसर होगा, तो अब ये आंसर कैसे हुआ। ए और बी भिन्न भिन्न है, इनको डिवाइड करेंगे तो विमाहीन कभी प्राप्त नहीं होगी। देखो ए और बी भिन्न भिन्न है, इनको गुणाकार करेंगे तो विमाहीन राशि प्राप्त हो सकती है।
और साइन किसका होता है? साइन के अंदर जो ब्रैकेट होता है वो कोण होता है, एंगल होता है। तो इस ब्रैकेट में आना चाहिए विमाहीन, तो a बटे b विमाहीन होना चाहिए। लेकिन a बटे b विमाहीन नहीं हो सकता, क्योंकि a की विमा और b की विमा समान होती तो वो विमाएं कट जाती और विमाहीन बन जाता। लेकिन शर्त दी हुई है कि a और b के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न हैं। तो अगर a और b के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न है तो वो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए a बटे b से विमाहीन पद प्राप्त नहीं होगा। और साइन के अंदर जो ब्रैकेट है वो तो विमाहीन होना जरूरी है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही असंभव क्रिया है, जो किसी भी तरीके से संभव नहीं हो सकती। क्या लॉजिक पकड़ में आ गया? ठीक बात है, आपके ध्यान में आ गई जो मैं बोलना चाहता हूं बात। तो मैं पॉइंट नंबर 4 को यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं लिखना चाहता हूं कि a बटे b विमाहीन हो तब ही साइन a बटे b सही पद बनेगा। लेकिन चूंकि a व b के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न हैं, अतः a बटे b विमाहीन नहीं हो सकता। अर्थात साइन a बटे b असंभव है। यही क्रिया है जो असंभव है, और यही हमें ढूंढना था कि कौन सा संभव नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो ये वाली क्रिया किसी भी तरीके से संभव नहीं हो सकती। क्या लॉजिक क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ चुकी है? बढ़ सकता हूं मैं आगे? आगे बढ़ते हैं, अगली पायदान पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। यदि t समय है और 10 टू द पावर 80 माइनस b यह एक सही पद है, तो a और b के विमीय सूत्र प्राप्त करना है। हमें दिया है कि t समय है और 10 टू द पावर 80 माइनस b एक सही पद है, तो a और b के विमीय सूत्र हमको पता लगाना है। ठीक है, तो अगर 10 टू द पावर 80 माइनस b ये सही पद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि 10 टू द पावर 80 माइनस b सही पद है, तो तात्पर्य है कि, तो इसका अर्थ है कि 80 माइनस b एक विमाहीन संख्या है, क्योंकि जो भी पावर होती है वो पावर हमेशा संख्या होना जरूरी है। तो इसका मतलब 80 माइनस b इसे m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ हुआ कि एक गुणित t और b ये दोनों के दोनों m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 विमाहीन होना चाहिए। तो देखो b का विमीय सूत्र डायरेक्टली पता चल गया। अब a का भी पता चल जाएगा, क्योंकि समान विमाओं वाले ही तो घटाए जा सकते हैं। तो अगर ये पूरा मिलकर विमाहीन बन रहा है तो b को अलग से विमाहीन होना चाहिए और 80 को भी अलग से विमाहीन होना चाहिए। तो अब a इंटू टाइम, t टाइम है, सवाल में दिया हुआ है कि t समय है, ये विमाहीन है। तो इसका मतलब a का विमीय सूत्र ये टाइम बटे में चला जाएगा नीचे, तो t पावर -1 ये a का विमीय सूत्र आ गया। तो देखो a का विमीय सूत्र पता चल गया और b का विमीय सूत्र पता चल गया, और हमें यही पता लगाना था कि a और b के विमीय सूत्र क्या है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बात समझ में आ जाती है। बढ़े अपना आगे, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं, जरा इस सवाल को चेक कर ले। यदि v बराबर 80 प्लस x अपॉन b, जहां v चाल है, t समय और x लंबाई है, तो a और b के विमीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है,
v दिया हुआ है ए टी प्लस एक्स अपॉन बी, और v चाल है, तो v अगर चाल है तो a इंटू टी भी चाल ही होना चाहिए, और x बटे b ये भी चाल ही होना चाहिए, और चाल मतलब एल टी माइनस वन, दूरी बटे समय। ठीक बात है। अब यहां से a इंटू टी, ए इंटू समय को t लिख दो, बराबर एल टी माइनस वन हो गया, t इधर ले जाओ तो a का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया एल टी माइनस टू। यहां जो t है वो बटे में चला जाएगा तो एल टी माइनस टू, ये विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा a का। सही है। अब इसी प्रकार से x बटे b, ये राशि भी एल टी माइनस वन दी हुई है, x की जगह लंबाई हो जाएगा, b अज्ञात राशि है, इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। यहां से l कट जाएगा तो b को उल्टा कर दो तो यहां पे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो b का विमीय सूत्र मिल गया t के बराबर। तो हमें b का विमीय सूत्र पता चल गया और a का विमीय सूत्र पता चल गया। सिंपल लॉजिक है। हमने विमीय समांगता के नियम का इस्तेमाल किया कि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए किसी भी दिए गए सही समीकरण में। तो अगर यह समीकरण सही है तो इसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना अनिवार्य है। लॉजिक मुट्ठी में, बात पकड़ में आ गई। बढ़ सकते हैं आगे, अपन चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं बच्चों अगले एप्लीकेशन पर, नए भौतिक समीकरण की स्थापना करना। यह अंतिम अनुप्रयोग है, लास्ट अनुप्रयोग है, पांचवें प्रकार का अनुप्रयोग है। हमने बात की थी कि विमीय विश्लेषण में 5 पद्धति के सवाल, 5 प्रकार के अनुप्रयोग है ना। तो सबसे पहला वाला हमने सीखा था किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, दूसरा सीखा था हमने भौतिक नियतांकों के विमीय सूत्र ज्ञात करना, तीसरा आज जो हमने शुरू किया था वो था 2 अलग अलग मात्रकों में संबंध, न्यूटन और डाइन में संबंध स्थापित करना, इस टाइप का सवाल। फिर चौथे प्रकार का था समीकरण कोई दिया हुआ है तो उसकी सत्यता की जांच करना कि समीकरण सही है अथवा गलत, यानी प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए, विमीय समांगता का नियम, और त्रिकोणमितीय वगैरह पद जो है वो सारे विमाहीन होना चाहिए। और अब ये 5वां और अंतिम ले लेते हैं, नए भौतिक समीकरण की स्थापना करना। बच्चों इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी स्टेप्स पकड़ में आ जाएंगी कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, आवर्तकाल t समय दर्शाता है, निर्भर करता है लोलक की लंबाई l पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो आवर्तकाल t के लिए सही सूत्र की स्थापना करें। हमें दिया हुआ है बच्चों, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t निर्भर करता है लोलक की लंबाई l पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो आवर्तकाल t के लिए सही सूत्र स्थापित करना है विमीय तरीकों से। ठीक है ना, बिना ये जाने कि सरल लोलक का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता हमको और उसके बावजूद हम समीकरण लाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये विमीय तरीकों से लाके दिखाएंगे। तो अब देखो, ऐसे कोई भी सवाल दिया होता है ना तो उसमें एक राशि दी होगी जो अन्य सभी राशियों पर निर्भर है, आपको वो पहचानना है। देखो यहां पे सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, मतलब आवर्तकाल निर्भर करता है अन्य सभी राशियों पर। तो जो राशि निर्भर करती है, स्टेप नंबर 1 में उस राशि को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इनमें कौन सी राशि जो निर्भर करती है, तो आवर्तकाल निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करता है, तो आप एक समानुपात का चिन्ह लगा देंगे और बाकी राशियों को गुणा और पावर के हिसाब से लिखते जाएंगे। तो बाकी राशियां हैं लंबाई, इसकी पावर x लिख दो, x अज्ञात राशि है, और दूसरी राशि है g, गुणाकार में लिखना है, उसकी पावर y। ना तो हमको x मालूम है ना y मालूम है। अगर x और y की घातें कितनी है वो पता चल जाए तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया, है ना। अभी आगे और पकड़ में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे t इज इक्वल टू, अब इस समानुपात को हटा के इक्वल लगा दिया तो एक नियतांक डालना पड़ेगा, l पावर x g पावर y के एक विमाहीन नियतांक है। यहां पर जो k है उसमें कोई विमा नहीं होगी, वो विमाहीन नियतांक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करें,
सभी राशियों के विमीय सूत्र लिखें। ये ऊपर जितनी राशियां हैं इनके विमीय सूत्र लिख दो। तो t समय है तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1। ये समय का विमीय सूत्र इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। के विमाहीन राशि है, नहीं लिखा भी चलेगा, और m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 विमाहीन लिखा तो भी चल जाएगा। लंबाई l तो लंबाई है तो सिंपली l की पावर x होगा, और g गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण होता है lt माइनस 2, तो त्वरण का विमीय सूत्र है lt माइनस 2 और इसकी पावर में y। ठीक बात है, इस प्रकार से हो गया। हमने इनको इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करके दोनों तरफ सही तरीके से लिख देते हैं। इधर तो आता है m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1, और इधर m की पावर तो 0 ही आएगा, लंबाई की पावर एक तो x है यहां पर और एक y, और दोनों गुणाकार में होने से x प्लस y जुड़ जाएगा। सही है। टाइम की पावर -2 और ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t की पावर आ जाएगा -2y। कैलकुलेशन ठीक है। जब समान बेस हो LL तो इनकी जो पावर होगी गुणाकार करते समय पावर जुड़ जाएगी। तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की पावर में y है, तो यहां L की पावर y है, तो y और x ये दोनों घाते जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएगा, और यहां पे -2 इंटू y ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो t टू द पावर -2y हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे स्टेप नंबर 3 में। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब दोनों पक्षों की तुलना करें, m की पावर और m की पावर की तुलना करें, लंबाई की पावर की तुलना करें, तो इधर लंबाई की पावर है x प्लस y और इस तरफ लंबाई की पावर 0 है, तो x प्लस y 0 के बराबर होना चाहिए। इधर समय की पावर है -2y और इधर समय की पावर है 1, तो -2y 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहां से y का मान पता चल गया। देखो अब यहां से हमको y की वैल्यू पता चल गई। इस सवाल में देखें y का मान पता चल गया, तो y इज इक्वल टू मिलता है -1/2। ये y मिल गया। अब y मिल चुका है तो x भी मिल जाएगा। कैसे? तो x प्लस y 0 है, तो x का मान -y के बराबर है और y का मान हमें पता है, तो इसका नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी x का मान मिल गया 1/2। x मिल गया, y मिल गया, दोनों मिल गए। तो अब स्टेप नंबर 4 में हमको हमारा समीकरण मिल जाएगा, जो हम चाहते थे वो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। हमारा समीकरण हमने कैसे लिखा था? स्टेप नंबर 1 चेक करें। स्टेप नंबर 1 को चेक करें, उसमें आपको समीकरण मिल जाएगा t बराबर k l पावर x g पावर y। ये इस चीज को वापस रिपीट कर दे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखें, टाइम पीरियड t बराबर कांस्टेंट k l की पावर x g की पावर y, ये स्टेप नंबर 1 थी। अब x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू है -1/2, रख दो, ये आंसर है। इसको थोड़ा सही तरीके से लिखें। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है और माइनस की पावर का मतलब बटे में आ जाता है, तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, जरा चेक करें। t इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर 1/2 बटे g की पावर 1/2। ये माइनस में पावर का मतलब 1 हो जाता है, 1/। अब दोनों 1/2 है, 1/2 मतलब अंडर रूट होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट l/g। ठीक बात है। ये सही समीकरण की स्थापना हो गई, यही आंसर है बच्चों। तो सही समीकरण प्राप्त हो गया, यही सही समीकरण है। हमें सही समीकरण की स्थापना ही तो करनी थी, ठीक है ना। अब देखो, ये मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूं आपको कि आगे जाकर जब आप कोर्स में पढ़ोगे सरल लोलक, तो आपको पता चलेगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल
लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये जो कांस्टेंट K है, विमीय तरीकों से इसका मान नहीं निकल पाएगा, ये तो फिजिक्स ही निकाल पाएगा इसका मान। तो इसीलिए तो अगर मान लो विमीय तरीके इतने सक्षम होते कि दुनिया के प्रत्येक प्रकार के सभी प्रकार की राशियों के बीच के संबंध को विमाओं से निकाल सकते हो, तो बाकी के चैप्टर सिखाते ही काहे को आपको? पूरी बची हुई फिजिक्स क्यों सिखाते? विमीय विश्लेषण की प्रैक्टिस कराते रहते हैं और आप किसी भी प्रकार के संबंध को स्थापित करने में उस्ताद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। विमीय विश्लेषण की कुछ कमजोरियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत रहकर ही कुछ समीकरण तो ये ला सकता है, कुछ चीजें ला सकता है, कुछ नहीं ला सकता। तो इन समीकरणों में ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट की वैल्यू विमीय तरीकों से प्राप्त नहीं हो सकती है ना। लेकिन हाँ, संबंध किस प्रकार का होगा वो तो पता चल गया हमको, इसी प्रकार का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं बच्चों, जरा इस सवाल को ले लेते हैं। किसी पाइप में से द्रव के प्रवाह की दर Q, द्रव का प्रवाहित आयतन प्रति एकांक समय, आयतन प्रति एकांक समय, आयतन प्रति एकांक समय यानी इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब आयतन बटे समय, मीटर क्यूब बटे समय, मीटर क्यूब प्रति सेकंड, निर्भर करता है। तो देखो Q नाम की राशि निर्भर करती है पाइप के सिरों पर दाबांतर P, पाइप की लंबाई L, पाइप की त्रिज्या R पर और द्रव के शांता गुणांक ईटा पर। शांता गुणांक का चिन्ह ईटा होता है, द्रव के शांता गुणांक ईटा पर। तो Q के लिए सही सूत्र की स्थापना करना। अब देखो, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हमेशा इस प्रकार के सवालों में एक राशि होगी जो अन्य सभी पे निर्भर होगी। तो कौन सी राशि निर्भर है? तो किसी पाइप में से द्रव के प्रवाह की दर Q, यह निर्भर करती है। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 में यह जो राशि है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे Q को। बची हुई सभी राशियों को समानुपात करके आगे गुणाकार में लिखते जाएंगे और उनकी पावर चढ़ाते जाएंगे, कुछ अज्ञात राशियां। तो सबसे पहले है दाबांतर, तो P, इसकी पावर मैंने A अज्ञात राशि चढ़ा दी। फिर है लंबाई, तो गुणाकार में लंबाई पावर B अज्ञात राशि है। फिर पाइप की त्रिज्या R, इसकी पावर C अज्ञात राशि है। और शांता गुणांक ईटा, इसकी पावर D। तो ABCD ज्ञात हो जाए तो संबंध प्राप्त हो जाएगा। अब पहले Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट डाल दिया, यह हमेशा विमाहीन नियतांक होगा। P पावर A, L पावर B, R पावर C, ईटा पावर D के विमाहीन नियतांक है। यहां पर के विमाहीन राशि है। अब स्टेप नंबर 2, इन सब के विमीय सूत्र इसमें रखते चलो। सभी राशियों के विमीय सूत्र रखें। तो Q क्या है? आयतन बटे समय, आयतन प्रति एकांक समय। तो Q का विमीय सूत्र होगा L क्यूब बटे टाइम। यह मैंने Q की जगह लिखा है, L क्यूब बटे टाइम, आयतन बटे समय। ठीक है, K विमाहीन है तो M पावर 0, L पावर 0, T पावर 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। P दाब है, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यह दाब का मतलब होता है। और इसकी पावर है A, L लंबाई है, पावर है B, R त्रिज्या भी लंबाई है, पावर में C, और ईटा शांता गुणांक। लास्ट वाले लेक्चर में हमने शांता गुणांक की बात की थी, ML-1 T-1 शांता गुणांक हमने सीखा हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो इसका विमीय सूत्र है ML-1 T-1 और इसकी पावर में D। तो अब यहां पे हो जाएगा M पावर 0, L क्यूब T-1
यहां पे हो जाएगा, इसको तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, बल बटे क्षेत्रफल यानी MLT-2/L², और इसकी पावर में A, L की पावर यहां पे B प्लस C, ये दोनों गुणाकार में है, और यहां पे M L पावर -1 T पावर -1 की पावर में D। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, M पावर 0 L³ T -1 हो गया, यहां पे M L पावर -1 T पावर -2 की पावर A, L की पावर B प्लस C, और M की पावर D, L की पावर -D, T की पावर -D। ये D अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों पक्षों की तुलना करके इसको आगे समीकरण के रूप में लिखना है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखता हूं। यहां पे M की टोटल पावर, अब देखो M की यहां तो पावर A है और यहां पे D है, और ये दोनों गुणाकार में है तो यहां A प्लस D हो जाएगा। अब L की पावर यहां तो है -A प्लस B प्लस C, इनको जोड़ना है, और -D। ठीक है, ये सब गुणाकार में है तो गुणाकार में समान राशि, गुणाकार में समान बेस L L L, और उनकी पावर में जो पावर से वो जुड़ जाएंगी। और T समय, समय की पावर इधर है -2A और इधर है -D। तो इस प्रकार से हमको समीकरण इस रूप में मिल गया। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में दोनों पक्षों की तुलना करते हैं और समीकरण बना देते हैं। स्टेप नंबर 3, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करें तो द्रव्यमान की पावर है A प्लस D, और इधर द्रव्यमान की पावर है 0। इधर लंबाई की पावर है -A प्लस B प्लस C माइनस D, और इधर लंबाई की पावर है 3, तुलना कर ली। इधर समय की पावर है -2A माइनस D, और इधर समय की पावर है -1, तुलना कर ली। ठीक है, अब पहला समीकरण और आखिरी समीकरण इनको जोड़ दो। पहले समीकरण और आखिरी समीकरण को जोड़ देते हैं तो A प्लस D बराबर 0 और -2A माइनस D बराबर -1, इनको जोड़ेंगे तो ये D से D कट जाएगा, -2A और A मिला दिया तो -A बचा, -1 बचा, तो A का मान आ गया 1। A की वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू किसी भी एक में डाल दे तो D का मान मिल जाएगा। तो A प्लस D बराबर 0 है तो A की जगह 1 डाल दे तो D का मान मिल जाएगा -1। अब A मिल चुका है, D मिल चुका है, अब चाहिए B और C, तो इस वाले समीकरण में डाल देते हैं। तो यहां से मिलता है -A तो -1 प्लस B प्लस C माइनस D, D की जगह -1 बराबर 3। तो ये इससे कट जाता है तो मिलता है B प्लस C बराबर 3, लेकिन न तो B मिला न C मिला। कैसे मिले? आपके पास अज्ञात राशियां 4 है ना, A B C D, 4 अज्ञात राशियां हैं। 4 अज्ञात राशियां हल करने के लिए 4 समीकरण तो चाहिए ना। यहां तो 3 ही समीकरण है, और समीकरण 3 क्यों मिले? क्योंकि मूल राशियां MLT 3 मूल राशियों पर ही तो निर्भर है। SI पद्धति 7 मूल राशियां देती है, लेकिन हमें यहां पर जितनी राशियां मिल रही है उनके अंदर केवल 3 मूल राशियां समावेशित है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए सबका फाइनल रिजल्ट जो आया, उस फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेशन में हमें 3 ही तो मूल राशियां मिली। देखो, ये दाब, लंबाई, त्रिज्या, शांता गुणांक, प्रवाह की दर Q, इन सब के अंदर द्रव्यमान, लंबाई, समय ही तो शामिल है, चौथी कोई राशि शामिल ही नहीं है। तो इसलिए जब फाइनली दोनों पक्षों की तुलना की तो तुलना करने पर 3 ही तो समीकरण बनेंगे, M की पावर में, L की पावर में, T की पावर में। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन इस प्रश्न में
निर्भरता। बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी बात आपको यहां पर मैं सिखाने वाला हूं, और इसलिए जानबूझ के सवाल इस तरह से लिखा है। यह सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं आया था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आया था, इसका तरीका अलग था। मैंने जानबूझ के तोड़ बरोड़ के सवाल की भाषा में चेंज लाया। आपको विमीय विश्लेषण की एक कमजोरी सिखाना चाहता हूं। इस कमजोरी को ढंग से सिखाने के लिए मैंने सवाल को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लिखा है। इसी सवाल को सही तरीके से दोबारा लिखूंगा और फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसा एग्जाम में सवाल आया था वो आराम से सॉल्व होगा, आंसर भी आएगा। तो इससे आपको तुलना से पता चलेगा कि अच्छा, विमीय विश्लेषण यहां कमजोर पड़ता है, यहां पर विमीय विश्लेषण हमारी कोई मदद नहीं कर पाता। यानी प्रत्येक समीकरण को इजाद करने का ठेका विमीय पद्धति ने नहीं ले रखा है। तो विमीय पद्धति से हर तरह का समीकरण स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। तो कौन से किए जा सकते हैं, ध्यान से देखो। अब इसमें पाइप में से द्रव के प्रवाह की दर Q कितनी राशियों पर निर्भर है? एक है दाबांतर P, एक है लंबाई L, P, L, R, ईटा, 4 राशियों पर निर्भर है। तो जब आप इसको यहां स्टेप नंबर 1 में डालोगे तो 4 अज्ञात राशियां आएंगी ना, 4 अज्ञात राशियां आएंगी। लेकिन बच्चों समीकरण तो 3 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मूल राशियां शामिल है वो तो 3 है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो तुलना करने पर समीकरण तो 3 ही मिलेंगे। यानी ऐसा कोई भी समीकरण विमीय तरीकों से स्थापित नहीं हो सकता जिसमें किसी दी गई राशि की निर्भरता 4 राशियों पर हो, लेकिन उन सभी राशियों में मिलाकर मूल भौतिक राशियां केवल 3 इस्तेमाल में आ रही हो। क्या आपको ये इंपॉर्टेंट कमजोरी समझ में आई? ये बहुत महत्वपूर्ण कमजोरी है, जो अगर मैं इस तरह से आपके सामने नहीं रखता तो आपकी पकड़ में नहीं आता। अब आपको समझ में आ रहा है कि अरे सर, हाँ सही बात है। स्टेप नंबर 3 में हमको A का मान तो मिल गया, D का मिल गया, लेकिन B और C का तो मान मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि समीकरण ही 3 है हमारे पास। सॉल्व करने पर A की वैल्यू मिल गई, D की मिल गई, B और C की अलग अलग वैल्यू तो ला नहीं सकते। बस एक अंतिम समीकरण मिल गया, B + C = 3। आगे हल नहीं हो सकता। ये ठीक बात है ना? ये विमीय विश्लेषण की महत्वपूर्ण कमजोरी है और इसको आप सदैव ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता क्योंकि समीकरण 3 ही बन पाए हैं, जबकि अज्ञात राशियां 4 है। तो हल कैसे होगा? हल हो ही नहीं सकता। क्या आपको यह महत्वपूर्ण बात समझ में आई बच्चों? इसका ध्यान रखना है। जानबूझ के इस सवाल को इस तरह से, आपको ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। बस आपके सामने मुझे विमीय विश्लेषण की इस महत्वपूर्ण कमजोरी को सामने लाना था कि देखो, विमीय विश्लेषण से हर तरीके के समीकरणों को स्थापित नहीं किया जा सकता। यह बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक बात है ना? तो विमीय विश्लेषण की बहुत सारी कमजोरियों में से ये एक प्रकार की कमजोरी है कि विमीय विश्लेषण इतनी संपूर्ण पद्धति नहीं है कि इसके बाद आगे फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आगे पूरा फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है। आगे के सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और वो सब सीखेंगे तो फिजिक्स की सारी बात पकड़ में आएगी। केवल एक विमीय विश्लेषण सीख लेने से पूरा फिजिक्स समझ में आ गया, ऐसी धारणा हम कभी ना बनाए। इसलिए ये इस महत्वपूर्ण कमजोरी को आप दिमाग में रखें कि सारे समीकरणों की सत्यापना की स्थापना विमीय तरीकों से नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों? तो ये सवाल किस तरह दिया होता तो ये अच्छी तरह सॉल्व हो जाता, इसका आंसर आ जाता। जरा चेक करें, एग्जामिनेशन में सवाल इस तरह नहीं आया था, कुछ अलग तरीके से आया था। तो मैं इसी सवाल को मॉडिफाई करके सही तरीके से सवाल कैसा है वो आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है? मैं इसी सवाल को मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो, मैंने इसको यहां से डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, और अब मैं इसको नीचे ले जाकर मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है?
ये लीजिए, यहां तक ले आया हूं इसको, थोड़ा सा और, ये रहा हमारा सवाल। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं बच्चों, और मॉडिफाई करके मैं इस सवाल को सही तरीके से ले आऊंगा, जैसा एग्जाम में आया था वैसा बना दूंगा, तो ये सवाल परफेक्ट हो जाएगा। मैं इसको आपके सामने मॉडिफाई कर रहा हूं, एडिट कर रहा हूं। किसी पाइप में से द्रव के प्रवाह की दर Q, द्रव का प्रवाहित आयतन प्रति एकांक समय निर्भर करता है पाइप के सिरों पर, यहां पर बदलाव लाना पड़ेगा मुझे, सिरों पर दाब प्रवणता। अगर आपको याद हो बच्चों, प्रवणता नाम का शब्द एक बार मैंने आपको सिखाया था, प्रवणता नाम का शब्द मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। P बटे L, जब भी प्रवणता लिखनी होती है तो लंबाई से भाग होता है, जब भी प्रवणता शब्द आता है तो लंबाई से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सिरों पर दाब प्रवणता, पाइप की त्रिज्या R तथा द्रव के श्यानता गुणांक। तो Q के लिए सही सूत्र की स्थापना करें। देखो बच्चों, अब यह सवाल परफेक्टली सॉल्व होगा और इस सवाल में कहीं कोई मिस्टेक अब नहीं है। अब यह सवाल ऐसा बन गया जैसे एग्जाम में पूछा गया था। किसी पाइप में से द्रव के प्रवाह की दर Q निर्भर करती है पाइप के सिरों पर दाब प्रवणता P/L, पाइप की त्रिज्या R और द्रव का श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का चिन्ह ईटा होता है। अब स्टेप नंबर 1 देखो बच्चों, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सही क्यों है। कौन सी राशि निर्भर कर रही है? Q, सही है। और Q किस किस पे निर्भर कर रही है? तो देखो, पहली राशि है P/L, ये पूरी एक राशि है दाब प्रवणता, इसकी पावर में चढ़ा दो आप x, या a भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, अज्ञात राशि है x। दूसरी है पाइप की त्रिज्या R, इसकी पावर y। तीसरी है द्रव का श्यानता गुणांक ईटा, इसकी पावर z। ध्यान से देखो, अब कितनी अज्ञात राशियां ढूंढनी है आपको? केवल 3, x y z। हो जाएगा ना सॉल्व। द्रव्यमान, लंबाई, समय, मूल में राशियां यही छुपी हुई है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर 3 समीकरण बनने वाले हैं और 3 अज्ञात राशियां। बात पकड़ में आई आपके? सवाल मूलतः ऐसा था, मैंने जानबूझ के तोड़ मरोड़ कर P और L को अलग कर दिया। आपके सामने महत्वपूर्ण कमजोरी आ गई। अच्छा, विमी विश्लेषण यहां कमजोर है, यहां विमी विश्लेषण की दाल नहीं गलती। ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट विमाहीन नियतांक डाल दिया, P/L पावर x, R पावर y, ईटा पावर z के विमाहीन नियतांक है। फिर स्टेप नंबर 2 में इन सब के विमीय सूत्र लिखना है। डायरेक्ट लिख रहा हूं विमीय सूत्र। Q का विमीय सूत्र आयतन बटे समय, सही है, आयतन प्रति एकांक समय के विमाहीन है m/0, l/0, t/0। दाब ml-1 t-2, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। मैंने डायरेक्ट लिख दिया दाब का विमीय सूत्र बटे लंबाई, और इसकी पावर है x, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, पावर y, और ईटा श्यानता गुणांक, और श्यानता गुणांक ml/-1 t/-1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसकी पावर z। अब देखें बच्चों, यहां पे तो m की पावर 0 है, l की पावर 3 है, t की पावर -1 है। अब इधर द्रव्यमान की कुल घात कितनी है चेक कर ले। इधर तो है m पावर x और इधर है m पावर z, तो m की पावर हो गया x प्लस z। अब लंबाई की कुल घात चेक कर ले, यहां l की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो -2x, ठीक है, प्लस y और -z, और टाइम की पावर -2x
और यहां पे -z। अब देखो दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमको समीकरण मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, दोनों पक्षों की तुलना। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब m की पावर इधर की m की पावर के इक्वल, तो x प्लस जेड बराबर 0 आ गया। फिर यहां की लंबाई की घात है -2x प्लस वाई माइनस जेड, और इधर लंबाई की घात है 3। दोनों पक्षों की तुलना कर ली। समय की पावर है -2x माइनस जेड, और यहां पर समय की पावर है -1। अब पहले और तीसरे समीकरण को डायरेक्ट जोड़ दो तो ये कट जाएगा z और z, और यहां बचेगा -x बराबर -1, x बराबर आ गया 1। पहला आंसर आ गया x का। अब z का आंसर आ जाएगा z बराबर -x, यानी z बराबर आ जाएगा -1। z का आंसर आ चुका है -1। x और z आ गए तो y आ जाएगा, इसमें रख दो -2x, x की जगह 1 प्लस वाई माइनस जेड, जेड की जगह -1 बराबर 3। तो यहां पे मिलता है -2 प्लस वाई प्लस 1 बराबर 3, तो यानी y -1 बराबर 3, तो y बराबर 4। सारे आंसर मिल गए, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। x y z मिल गए तो समीकरण मिल गया। क्योंकि समीकरण हमारा किस पद्धति में था जरा देखें, के p बाय एल पावर x r पावर y ईटा पावर z। तो इसी स्टेप को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों। स्टेप नंबर 4 में हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। हमारे पास था q बराबर के p बाय एल पावर x r पावर y ईटा पावर z। x y z हम निकाल चुके हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो q बराबर के p बाय एल पावर 1, x की जगह 1, r पावर y, y की जगह 4, ईटा पावर -1, z की जगह -1। हो गया सॉल्व। सही समीकरण कुछ इस प्रकार का है बच्चों। q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट p r टू पावर 4 अपॉन ईटा l। ठीक है, ये पॉइसुले नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया द्रव के प्रवाह का सूत्र है, जो सूत्र सही मायने में कुछ ऐसा है, पाई पी आर टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। और इसमें पाई बाय 8 ये जो के का मान है, ये विमीय विश्लेषण से नहीं पता लगेगा। विमीय विश्लेषण की एक और कमजोरी। क्या पूरी बात अच्छी तरह पकड़ में आ गई? पांचों अनुप्रयोग, पांचों तरीके समझ में आ गए सवाल करने के। तो मैंने 5 अनुप्रयोगों में आपको 5 अलग अलग पद्धतियों के सवाल, विमीय विश्लेषण पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका मैंने आपको पूरा इलस्ट्रेशन दे दिया, समझा दिया पूरी बात। अब अगली पायदान, लास्ट पायदान पे चलते हैं, और यहां विमीय विश्लेषण समाप्ति की ओर जा रहा है। तो लास्ट पायदान है कुछ ऊष्मा और कुछ विद्युत और चुंबकीय राशियों में हम विमीय विश्लेषण का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ झलक। तो अब बढ़ते हैं आगे बच्चों।